दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम्प में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कूलम्ब्स ने दो चार्जेस के या मोर देन टू चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बताया था। जैसा कि आपको क्लास 10th या बेसिक लेवल तक पता रहती है ये बात। दो लाइक चार्जेस के बीच में होता है हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन और दो अनलाइक चार्जेस के बीच में होता है हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्ज का मतलब, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा तो ये इसको अपने पास आने नहीं देगा। और वही सेम कहानी है कि नेगेटिव के पास अगर नेगेटिव चार्ज जाना चाहेगा तो ये भी इसको अपने पास आने नहीं देगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में होती है बेटा, क्या होती है? इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है। क्या होती है? दुश्मनी, नफ़रत होती है इन दोनों चार्जेस के बीच में। दोनों एक तरह के अगर चार्जेस हैं तो इनके बीच होगी नफ़रत और होगी दुश्मनी, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बोलते हैं भाई? फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से। यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लगेगा। तो सर चार्ज कूलम्ब ने क्या बताया? सर चार्ज कूलम्ब ने ये बताया कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 रखे हैं तो इनके बीच लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। अच्छा, फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब बेटा कि अगर इसने इस पे फोर्स लगाया, Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगाएगा, तो अगर Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगाएगा तो क्या Q2 Q1 पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। ये भी Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि Q1 और Q2 दोनों पे फोर्स लगा और दोनों डिफरेंट बॉडीज़ हैं। यानी कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडी। जो फोर्स है हमारी, फोर्स क्या है? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। फोर्स हमारी दोनों हमने क्या देखा कि दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेंगी। सबसे पहली बात तो इन्होंने कूलम्ब्स लॉ में यही बताई गई कि जो फोर्स है वो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेगी। कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बच्चे क्या करते हैं, ये छोटा सा स्टेटमेंट रट लेते हैं और सोचते हैं कि हमें कूलम्ब्स लॉ आ गया। नहीं, एग्ज़ाम तक की बातें तो ठीक है कि कूलम्ब्स लॉ आया, आपने डायरेक्ट यही स्टेटमेंट लिखा और आपका आंसर हो गया। लेकिन जैसे जैसे आपको अगर ये बेसिक बातें नहीं पता होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो आपको आगे चल के बहुत सारी कठिनाइयों का समस्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो बात हमको याद रखनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगी भाई? एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़। दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बात बताई इन्होंने कि ये मैग्नीट्यूड में क्या होगी? इक्वल होगी। मैग्नीट्यूड में क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक, दूसरी बात क्या निकल के आई कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। पहली बात क्या निकल के आई कि ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेगी। साथ साथ बोलते रहिए कि पहली बात हमने क्या बताई? फोर्सेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़। जो फोर्सेज है वो डिफरेंट बॉडीज़ पे वर्क करेगी। दूसरी बात कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। तीसरी बात, डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। डायरेक्शंस आर अपोजिट। डायरेक्शंस आर अपोजिट। एक बार साथ साथ आप अगर बोलने का प्रयास करेंगे तो आई होप आपको दोबारा फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीन बातें कूलम्ब्स लॉ ने बताई कि जो फोर्सेज हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी और डायरेक्शन इनका क्या होगा? अपोजिट। ये तीनों बातें यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए इस पर जो फोर्स लगा, मान लीजिए पहला चार्ज है, ये दूसरा, तो दोनों ही चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। पहले पे दूसरा और दूसरे पे पहला। तो इस वाले फोर्स को नाम देंगे हम F12। और इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? ज़रा साथ साथ बोलिएगा। कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1, बोलिएगा ज़रा साथ में, क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज एट 2। जो इस फोर्स को क्या नाम देंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज एट 2। ऐसे ही इस फोर्स को क्या नाम देंगे बेटा? ज़रा साथ में बोलने का प्रयास करो। F21। कैसे पढ़ेंगे? ज़रा एक बार साथ में बोलिएगा ज़रा। कैसे? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज एट 1। और ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे?
कैसे इक्वल होंगे, डायरेक्शन तो इनकी अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा, सेम होगा। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मॉड लगा के, F12 इक्वल्स टू F21, यानी कि ये तीनों बातें पता चल गई। और अब आपको क्लास 11th की एक बहुत ही छोटी सी बात याद आ रही होगी, जब न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में बताया था, क्या बताया था न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में, न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में बताया, जैसे आप मान लो कि ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इस पर भी लगा रहा है, यानी कि ये अगर इस पे एक्शन कर रहा है तो ये इस पे क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो आपको एक्शन रिएक्शन से न्यूटन का थर्ड लॉ याद आया होगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट, इट मीन्स रिएक्शन। इस लॉ, ये पूरा न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। तो क्या हम एक और बात नहीं कह सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड? वो बात क्या होगी बेटा, वो बात ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्चुअल में क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने फिर से देखिए, अब हमारे पास 4 बातें हो गई, जरा एक बार साथ में बोलने का प्रयास करिएगा। क्या क्या, फोर्सेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, दोनों जो फोर्सेज हैं वो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेंगी, मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा, डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा, और ये तीनों कंडीशन जो भी फोर्सेज फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। यानी कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता करना है तो ये 3 बातें होनी मस्ट है। कौन कौन सी, फोर्सेज दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन यहाँ से बच्चे के मन में एक बहुत ही छोटा सा डाउट आता है कि अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होगी तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे देखो, किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि ले लीजिए सर, ये रहा 2 चार्ज Q1 और Q2, 2 चार्ज हो गए हमारे पास Q1 एंड Q2। हमने क्या किया, फोर्सेस दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल कर दिए, ये F12 और F21 इक्वल कर दिया, और डायरेक्शन भी अपोजिट है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन भी पेयर है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? बोलो भाई, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए? तो इसी को बाद में कूलाम ने और करेक्ट किया और बोला ये जितनी बातें हैं वो एकदम करेक्ट है। फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, डायरेक्शन अपोजिट भी होगी, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ऐड कर दी गई, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको डायरेक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। वो बात क्या बताई इन्होंने कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, क्या होगी भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन्होंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्ट्स अलोंग, कहाँ पे एक्ट करेगी, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, दोनों चार्ज को, जैसे ये 2 चार्ज हैं Q1 Q2, तो कभी भी आप डायरेक्शन को ऐसे और ऐसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स होगी हमेशा इन दोनों को पहले आप एक लाइन से ज्वाइन कराएंगे और इसी लाइन के अक्रॉस ही डायरेक्शन आप बनाएंगे, यानी ये डायरेक्शन कुछ यूँ बनेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ये कुछ बातें हमने जान ली। ज़रा एक बार हमारे साथ बोलेंगे। मेरी कोशिश है बेटा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोबारा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, साथ ही साथ आपको बातें याद हो जाएं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस मेरे साथ साथ दोहराना होगा चीज़ों को। देखिए ज़रा क्या बोला मैंने कि पहली चीज़ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, ये एक्ट करेगी डिफरेंट बॉडीज़ पे। फोर्सेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़, यानी कि 2 चार्ज Q1 Q2 है, दोनों पे अलग अलग फोर्सेज लगेंगी। दूसरी चीज़, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तीसरी चीज़, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। चौथी चीज़, इन तीनों की वजह से इसे बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन पेयर। और पांचवी बात जो निकल के आई कि इनकी डायरेक्शन जो है वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग होगी।
और ऐसी फोर्सेज जो लाइन जॉइनिंग के अक्रॉस लगते हैं, ऐसी फोर्सेज को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल फोर्सेज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेज। यानी ये एक्शन रिएक्शन तो है ही, और साथ में कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। तो बेटा आपके लिए यहाँ से एमसीक्यू का भी क्वेश्चन तैयार हो गया। आपको एक क्वेश्चन दे देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आ, और आपको 3 ऑप्शन दे देगा एक्शन रिएक्शन पेयर। तो आप बोले एक्शन रिएक्शन पेयर है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लगती हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं और इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। तीसरी चीज़, क्या ये सेंट्रल फोर्स है? हाँ। क्यों सेंट्रल फोर्सेज है? क्योंकि जो इनकी फोर्स ऑफ डायरेक्शन है लाइन जॉइनिंग के अलोंग है, यानी कि दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग लगते हैं। तो ये हमने कुछ बातें जान ली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो बच्चों आई थिंक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज़ सारी याद हो गई होंगी और अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार हमारे साथ ज़रा मिल के बोलेंगे ताकि आपका जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाए और दोबारा फिर आपको फ्यूचर में इसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़रा बताइए पहला पॉइंट क्या था कि इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेंगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। 3 पॉइंट, और इसी वजह से हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। और चौथी बात, जो इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, और लास्ट बात, इट आल्सो एक्ट्स लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेंट्रल फोर्सेज। तो एक बार मेरे साथ बच्चों फिर से दोहराइए जरा सारी प्रॉपर्टीज़ को, ताकि आपको फिर इसे दोबारा फ्यूचर में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पहली बात हमने क्या बताई थी, याद करिए। पहला पॉइंट क्या था? इट एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़। ये 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे वर्क करता है। डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसीलिए इस फोर्स को हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? इट एक्ट्स लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। इसी की वजह से हम इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। अब आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जहाँ से कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बना देता है और आपकी भावनाओं से खेल लेता है। जैसे हमने आपको बताया कि मान लिया हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2। इस पे फोर्स लगेगा, हमने बताया था F12, और इस पे लगेगा F21, और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड हो गए सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। कहने का मतलब समझो, अगर इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन कैसा? नेगेटिव बोलेंगे। और जब इनका हम नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे नेट फोर्स 0 होगा, और कहीं भी अगर नेट फोर्स 0 होता है तो इसका मतलब कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। तो इसका मतलब होता है कि पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। अब टोटल मोमेंटम कंजर्व याद करिए आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहानी क्लास 11th में पढ़ा था आपने। इसका मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं m1 u1 इक्वल्स टू m2। अब इस कॉन्सेप्ट पे बनने वाला क्वेश्चन भी हम चलिए देख लेते हैं। ये मान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये 2 चार्ज हैं हमारे पास, 2 कूलम 4 कूलम। मान लेते हैं इसका मास है 2 kg और इसका मास है 4 kg। अभी हमने बताया है दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये दोनों रिपल्सन होगा। और मान लिया कि चलते चलते इसकी जो स्पीड हो गई वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। हमको पता है हमने 2 चार्ज लिए, एक का मैग्नीट्यूड है 2 कूलम और एक का मैग्नीट्यूड है 4 कूलम। अब हमने कहा कि चलते चलते इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आप लॉजिकली अगर भी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक चार्ज और मास ज़्यादा है और ये 10 की स्पीड से जा रहा है, और दूसरे का मास
मास कम है तो ये कितनी की स्पीड से जाएगा, तो आप गेस करके भी बता सकते हो। अगर इसकी स्पीड 10 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी 20। लेकिन कैसे पता चला, तो अभी हमने बताया था आपको कि जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। तो m1 पहले मास कितना था 2 kg, स्पीड हमें नहीं पता थी। अब देखेंगे मास 4 kg और स्पीड कितनी है 10। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, और कोशिश ये करिएगा बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दें। हमने 2 चार्ज लिए, एक चार्ज है जिसके मैग्नीट्यूड है 4 कूलम और मास है 4 kg, दूसरा चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है 6 कूलम और मास है 6 kg। इस बार हम इसको चला के देखते हैं। फिर से मान लिया कि इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड होगी, चलते चलते इसकी स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार दूसरा जो चार्ज है यानी जिसका मास ज़्यादा है वो कितनी स्पीड से जाएगा, अभी हमने आपको बताया था। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, मास इनटू वेलोसिटी यानी 60, और इधर भी 60 कब होगा, जब हम 6 पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हम क्या लगा रहे हैं, टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन। जिसका मास कम होगा उन दोनों में स्पीड उसी की ज़्यादा होगी जिसका मास कम होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने जितनी बातें जाननी थी जान ली। एक पॉइंट और आपके लिए बचता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो एक टाइप की कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी हम लोग आगे करेंगे फर्दर क्लासेस में। तो हमने ये जान लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। अब ज़रा एक बार फिर से लास्ट टाइम सम अप करते हैं। देखिए ज़रा क्या है। पहली चीज़, ये कैसी फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसी फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरी चीज़ क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों है, हमने पहले भी रीजन क्लियर किया है। दूसरी चीज़ कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। चौथी चीज़ क्या निकल के आई, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो 4 बातें आपको याद रखनी है आगे से, और ये चारों पॉइंट डायरेक्ट आपके क्वेश्चन हैं आगे एमसीक्यू के, चाहे आप एग्ज़ाम दें और चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दें। तो चारों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इज़ अ एक्शन रिएक्शन पेयर, इज़ अ सेंट्रल फोर्स एंड ऑल्सो इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसका जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानने के बाद अब बारी है हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में चर्चा करने की। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे जो कि कूलॉम्स लॉ ने बताया था। तो हमने बताया था F12 इक्वल्स टू F21, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज एट 2, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से देखी गई। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था कूलॉम्स ने। उन्होंने क्या देखा कि जो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। आपके मन में डाउट ना रहे इसलिए एक एक छोटे छोटे वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी Q1 के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि पहले 2 कूलॉम का चार्ज था और ये एक 4 कूलॉम का चार्ज था। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को जस्ट चेंज कर दिया यानी डबल कर दिया। ये 4 कूलॉम और ये 4 कूलॉम। तो पहले इनके बीच जो फोर्स लग रहा था, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, दोनों में क्या चेंज होगा। तो पहले जो फोर्स लग रहा था और अब जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हुआ तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हुआ तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। यानी कि जो F1 डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, Q1 पे और Q2 पे। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q1 या Q2 में से हम किसी की भी वैल्यू चेंज कर दें, हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा, अगर हमने चार्ज की वैल्यू को डबल किया तो फोर्स भी हमारा हो जाएगा डबल। अगर हमने चार्ज की वैल्यू को हाफ किया तो फोर्स भी हो जाएगा हमारा हाफ। और अगर हमने फोर्स को 1/3 किया
और अगर हमने चार्ज को 1/3 किया तो फोर्स भी हो जाएगा हमारा 1/3, यानी कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये तो डिपेंडेंसी हमने देख ली किस पे, चार्ज पे। लेकिन अगर हम चार्ज के बीच की डिस्टेंसेस की बात करें कि दो चार्ज की डिस्टेंस को अगर हम घटा दें, किन्हीं कि इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करना चाहें हम, तो क्या ये फोर्स चेंज होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? तो क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। और कैसे? अगर दो चार्जेस को हम करीब लाएंगे तो इनके बीच लगने वाली जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो बढ़ जाएगी, और दूर जाएंगे तो फोर्स घट जाएगी। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा कि दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर हम कम कर दें तो फोर्स, और अगर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दे तो फोर्स घट जाएगी। लेकिन इस बार तो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स घट रही है और डिस्टेंस घटाने पे फोर्स बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि जो रिलेशन आता है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, और वो भी कैसे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जो कूलॉम्स लॉ है हमारा वो बेसिकली इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। अब आप देख सकते हैं तो ये हमारा कंप्लीट लॉ बन जाएगा, F is directly proportional to Q1 Q2 and also inversely proportional to 1 upon r square. If you will combine them, then you will get Q1 Q2 upon r square. और आपको पता है कि ये साइन जब भी हटता है तो अपनी निशानी ज़रूर छोड़ के जाता है। तो कौन सी निशानी छोड़ता है ये, यहाँ पे एक आता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है भाई, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट, और कोशिश करिएगा मेरे साथ बोलने की। एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट बनाते कैसे, ऐसे बनाते भाई, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। और इसको लिखते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि बाद में अभी कुछ आगे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और ये देखेंगे ये जो चार्जेस के बीच इंटरेक्शन हो रहा है और इससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ना केवल चार्जेस पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है बल्कि मीडियम पे भी डिपेंड करती है। ये किस, अभी जो बातें हम कर रहे हैं ये लॉ जो निकला वो फ्री स्पेस के लिए है। आगे हम देखेंगे कि अगर दो चार्जेस को हम चांद पे ले जाएं या किसी अदर प्लेनेट पे ले जाएं तो क्या क्या फोर्सेस में चेंजेस आएंगे, हम ये भी देखने वाले हैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो चार्जेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी कैसे, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब हमने पहले ही बताया, अगर आप डिस्टेंस को आधा करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, उसका स्क्वायर। तो आधे का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। लेकिन इसके रेसिप्रोकल में क्योंकि ये तो घटी वैल्यू है तो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपने डिस्टेंस को 1/2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने डिस्टेंस को 1/3 कर दिया तो वो 1/3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। सपोज करो कि आपने डिस्टेंस को 2/3 टाइम्स कर दिया, कितना कर दिया, 2/3 टाइम्स कर दिया। तो अब जो फोर्स है वो कितने टाइम्स रह जाएगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4/9। क्या ये 4/9 टाइम्स रहेगी, बोलिए क्या ये 4 टाइम्स रहेगी, नहीं। तो क्या रहेगी भाई, 9/4 टाइम्स। क्या करेंगे हम, इसका भी रेसिप्रोकल, यानी कि जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आज की जो वीडियो थी हमारी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रॉपर्टीज़ और कूलॉम्स लॉ के बेसिक्स के बारे में थी। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और तब जाके हमको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कूलॉम्स लॉ की।